हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप कहोगे मैम ये क्या लेकर के आ गई हैं? तो जो आप लोगों का क्लास 9th का बुक है, जिससे हम लोग पढ़ते पढ़ते हैं कभी कभार, ठीक है। तो उसमें से हमने सोचा कि आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय जो कुछ दिया है, थोड़ा बहुत 4-5 चैप्टर का मैंने फोटो खींच लिया है। आप लोग कैसा लगा प्रश्न जरूर बताइएगा। हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी करते चलेंगे जो समझ में आएगा, ठीक है। इससे आप लोगों का क्या होगा, बेस मजबूत होगा, ठीक है। बिना ऑप्शन के आंसर देने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्लास को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। फिलहाल 1 सेकंड तो मैं देर करूंगी। आपको क्लास को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और क्लास को आप लोगों को शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक तंतुओं के नाम बताइए। प्राकृतिक तंतु कौन कौन से हैं? कपास हो गया, लीलेन हो गया, हेम्प हो गया, रेयान कोयार हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक तंतु है। ऊन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? तो ऊन किससे मिलता है? भेड़ से, खरगोश से और किससे? जो भी 1-2 नाम आप लोग जानिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन 3 है, वस्त्र निर्माण के कौन कौन से चरण हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। रेयान का आविष्कार किसने और कब किया? तो आप कहोगे मैम रेयान के टाइप कितने हैं? रेयान के कितने टाइप हैं? तो आप कहोगे मैम रेयान के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। कितने टाइप होते हैं? रेयान के 3 टाइप होते हैं। रेयान क्या है? कृत्रिम वो है, ठीक है। मानवकृत तंतु है। रेयान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रेयान? कुप्रामोनियम रेयान, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1890 में। कब हुआ था? 1890 में। किसने किया था? वैज्ञानिक है। कहाँ के वैज्ञानिक है? फ्रांस के वैज्ञानिक है, ठीक है। फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने, इनका नाम क्या था? एल एच देशपेसिक या देसा पीसच, ठीक है। क्या था? देसा पीसच, ठीक है। ये क्या थे? ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे खोजा था। किसको? कुप्रामोनियम रेयान को, ठीक है। सेकंड नंबर पे विस्कस रेयान है। इसका आविष्कार किसने किया? बेबर क्रॉस मिडल ने। किसने किया था? ब्रेबर क्रॉस मिडल ने, ठीक है। पेन नहीं लिया, उंगली से लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है। कब किया था? 1892 में। कब किया था? 1892 में किया था। अब थर्ड नंबर पे क्या है? नाइट्रोसेलुलोज रेयान। क्या है? नाइट्रोसेलुलोज रेयान। इसका आविष्कारक कौन है? तो आप कहोगे मैम प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्थ है। कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्थ है। ये क्या है? टाइफाक्रियात था। और किसने किसका खोज किया, कब किया, ये आप लोगों को मैंने रिवाइज करा दिया। कृत्रिम तंतु कौन कौन से होते हैं? तो कृत्रिम तंतु रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, ये सारी चीजें क्या है? पॉलिएस्टर हो गया, ये सब कृत्रिम तंतु है। नीलिन लीलेन का तंतु कृत्रिम है या वानस्पतिक? तो आप कहोगे वानस्पतिक है, ठीक है। सूती रेशे की विशेषता बताइए, ये आप लोग बताइएगा। सबसे पहला मानवकृत तंतु क्या है? तो रेयान है। नायलॉन के तंतु कैसे प्राप्त किए जाते हैं? आप लोग इसका प्रक्रिया लिखिएगा। सूती वस्त्र की बनावट बताइए। जो नहीं प्रश्न एक अक्षर में देने वाला उसको स्किप मारेंगे। रेशम के तंतु प्रदान करने वाले कीड़े का क्या नाम है? बॉम्बेक्स मोरी नाम है। क्या नाम है? बॉम्बेक्स मोरी नाम है। किसके पेड़ पे पाला जाता है? तो शहतूत के पेड़ पे। वस्त्र शरीर की सुरक्षा में क्या योगदान देते हैं? आप यहाँ बताइएगा। सूती वस्त्र किस तंतु से क्या क्या सुरक्षा करते हैं? वस्त्र शरीर की सुरक्षा में क्या योगदान देते हैं? आप बता दीजिएगा। सूती वस्त्र किस तंतु से बनाया जाता है? यह तंतु किससे प्राप्त होता है? तो यह कॉटन से प्राप्त होता है, ठीक है। कॉटन से ही ना सूत मिलता है। ऊनी कपड़ों की विशेषता लिखिए। यहाँ लिखना है ऊनी कपड़ों की विशेषता क्या है। क्षार का नायलॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा की बुरा, आप बताइएगा। दैनिक उपयोग के लिए किस प्रकार की वस्तु सुविधाजनक होते हैं? धातु निर्मित तत्व कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ आ जाओ। गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और क्या होता है? एस्बेस्टॉस होता है, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग अपना बहुविकल्पीय आंसर देने के लिए। पेड़ पौधे से तंतु प्राप्त तंतु है, कौन से तंतु है? ऑप्शन ए रुई है, यानी जिसे हम कॉटन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जूट है। ऑप्शन सी हेम्प है। ऑप्शन डी इनमें से सभी है। आप कहोगे मैम इनमें से सभी हो जाएगा, क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्रोटीन तंतु कहा जाता है, किसको प्रोटीन फाइबर कहेंगे? ऑप्शन ए है कॉटन एंड लीलन को। ऑप्शन बी है वूल एंड सिल्क को। ऑप्शन सी है गोल्ड एंड सिल्वर को। ऑप्शन डी है नायलॉन एंड डेक्रान को। आप आंसर दीजिए। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं, आप अपना आंसर दे चुके होंगे कि मैम प्रोटीन फाइबर जो होता है क्या है? वुल और सिल्क होता है, ठीक है। और ये सब कैसे फाइबर है? आप कहोगे मैम ये मिनरल्स फाइबर है।
ये कृत्रिम फाइबर है, ठीक है। और ये क्या है, ये वानस्पतिक फाइबर है। क्या है, प्राकृतिक में भी वानस्पतिक फाइबर है, ठीक है। वेजिटेबल फाइबर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। सेलुलोजिक तंतु कहा जाता है, किसको सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं? ऑप्शन ए है वानस्पतिक को, ऑप्शन बी है प्राणिज को, ऑप्शन सी है खनिज को, ऑप्शन डी है रासायनिक को। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा। और वह दिया है, लेकिन आप लोग ABCD करके आंसर दीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। सेलुलोजिक तंतु कहा जाता है, तो आप कहोगे मैम वानस्पतिक फाइबर को सेलुलोजिक फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वानस्पतिक तंतु को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए कैसे कैसे प्रश्न घुमाया गया है। ऑप्शन ए सिल्क यानी रेशम कहेंगे, ऑप्शन बी परिवर्तित रेशा कहेंगे, ऑप्शन सी सेलुलोजिक फाइबर कहेंगे, ऑप्शन डी मनुष्यकृत तंतु कहेंगे। तो आप कहोगे मैम अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, ऑप्शन सी क्या होगा, सेलुलोजिक फाइबर होगा, ठीक है, यानी सेलुलोजिक तंतु होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। ऊन कौन सा तंतु है? ऑप्शन ए जैविक है, ऑप्शन बी कृत्रिम है, ऑप्शन सी रासायनिक है, ऑप्शन डी खनिज है। अब बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम ऊन जो होता है ना तो रासायनिक है, ना ही कृत्रिम है, ना ही खनिज है, तो हम एक को रिलेट कर पा रहे हैं, क्या है ये, जैविक है। क्या है, ये जैविक है, ठीक है। रेशम प्राप्त होता है, किससे रेशम प्राप्त होगा? ऑप्शन ए कीड़े से, ऑप्शन बी सूत से, ऑप्शन सी लीलेन से, ऑप्शन डी पेड़ से। लीलेन किससे मिलता है? आप कहोगे मैम फ्लैक्स नामक पौधे से क्या होता है, लीलेन मिलता है। कीड़े से क्या होगा, रेशम मिलता है। कौन से कीड़े से? बॉम्बेक्स मोरी नामक कीड़े से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, संश्लेषित तंतु को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेशम यानी सिल्क कहते हैं, ऑप्शन बी मानव निर्मित तंतु यानी मैन मेड फाइबर, ऑप्शन सी ताप सुनम्य रेशा यानी ताप सुनम्य तंतु, ऑप्शन डी पॉलीमाइड कहते हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है कि संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं। आप अपना आंसर खोज लीजिए कि किसे कहते हैं, संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं। आप कहोगे मैं जो होगा ताप सुनम्य रेशा होगा, इसे क्या कहते हैं, संश्लेषित तंतु कहते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन लाया जा सकता था? है तो क्लास 9th का बुक आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इन सब बुक में बहुत अच्छे से दिया गया, इसलिए मैं सोचती हूँ कि बच्चों को जब मैं पढ़ाती हूँ चैप्टर, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पढ़ा देना चाहिए, ठीक है। मेरा तो मन करता है आप लोग को क्लास में बैठा कर ही पढ़ा दें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? ये ऊष्मा की कुचालक होते हैं, ये सर्दियों में अच्छे लगते हैं, इनमें गर्मी उत्पन्न करने की शक्ति होती है, ऑप्शन डी है ये बाहरी हवा को भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा इसका आंसर है। आप इसका आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम ये ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है, क्या है? सेल्फोराइड शब्द का अर्थ है, सेल्फोराइड टैग जिस कपड़े पे लगा हो तो वो क्या बताता है, क्या बताएगा? ऑप्शन ए है कि सूती वस्त्र है, ऑप्शन बी है ऐसे सूती वस्त्र जो अब सिकुड़ेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर सी है इन वस्त्रों में कलफ देने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन डी है यह सफेद वस्त्र को चमकदार करने की विधि है। आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप आंसर दे रहे होंगे, क्या आंसर आप दे दिए? आप आंसर दिए हैं कि मैम ये सूती वस्त्र जो अब सिकुड़ेंगे नहीं का टैग लगा होता है, सेल्फोराइजिंग टैग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस तंतु पर आग का प्रभाव नहीं होता है? ऑप्शन ए है खनिज तंतु यानी मिनरल्स फाइबर, ऑप्शन नंबर बी है वानस्पतिक तंतु यानी वेजिटेबल फाइबर्स, ऑप्शन नंबर सी है जांतव तंतु यानी एनिमल्स फाइबर, ऑप्शन नंबर डी है कृत्रिम तंतु यानी आर्टिफिशियल फाइबर। आप अपना आंसर दीजिए। आप अपना आंसर दे रहे होंगे कि मैम इसका आंसर हो जाएगा आग नहीं पकड़ेगा खनिज तंतु में, और इसमें एग्जाम्पल क्या है मैम? भाई एग्जाम्पल तो मैं भूल गई, क्या क्या होता है अभी बताई हूँ ना, गोल्ड सिल्वर और एस्बेस्टास। क्या होता है? एस्बेस्टास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयुक्त वस्त्र होता है, क्या होता है?
ऑप्शन ए है सूती यानी कॉटन, ऑप्शन बी है लीलेन, ऑप्शन सी है रेशमी यानी सिल्क, ऑप्शन डी है टेरिलिन। कोई कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे सकता है कि लीलेन का वानस्पतिक नाम क्या है? अगर आ रहा हो तो आप जरूर आंसर दीजिएगा। आप इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। आप कहोगे मैम ग्रीष्म ऋतु के लिए सबसे उपयुक्त वस्त्र होता है सूती यानी कॉटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 12 आप इधर जब आंसर ना देख लो कहीं आप लोग। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है धागा, ऑप्शन बी है सूत, ऑप्शन सी है तंतु, ऑप्शन डी है उनमें से सभी या उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ दिस। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है? तंतु होती है। और ये जब आप प्रश्न करने बैठिएगा एग्जाम में तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश वाला लैंग्वेज जरूर देख लीजिएगा कि फाइबर है, यान है, किस तरीके से करके देता है, ये आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। निम्न में प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त तंतु संबंधित वस्त्र है। ऑप्शन ए है नायलॉन है, ऑप्शन बी है पॉलिएस्टर है, ऑप्शन सी है खद्दर है, ऑप्शन डी है डेकरान है। यहाँ पे प्रश्न पढ़ लो, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त तंतु कहाँ है? तो ये सब क्या है? नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, डेकरॉन हो गया, ये सब क्या है? कृत्रिम तंतु होते हैं, यानी मैन मेड फाइबर होते हैं। इनमें से एक खद्दर दे रहा है, यही क्या है? कृत्रिम नहीं प्राकृतिक है। ठीक है, आपका ये एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है, किससे दिया है? कपड़े वगैरह पहनने से चैप्टर दिया है। यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे। 1 सेकंड का मुझे आप टाइम दे दीजिए, मैं आती हूँ, थोड़ा मेरा फोन बज रहा है। वापस आ जाओ आप लोग। व्यक्तिगत साज सज्जा, इससे प्रश्न है ये। ठीक है, गर्मी के मौसम में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? ऑप्शन ए है काले रंग के, ऑप्शन बी है हल्के रंग के, ऑप्शन सी है गहरे रंग के, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आप बता दो सॉरी कि गर्मी के मौसम में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? आप कहोगे मैम गर्मी में हमें कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? हमें हल्के कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। आप लोग देखते हो गर्मी में लाइट कलर के कपड़े लोग पहनते हैं और ठंडियों के कपड़े हमेशा क्या होते हैं? डार्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के परिधान कैसे होने चाहिए? ऑप्शन ए मौसम के अनुकूल होने चाहिए, मैम सही तो लग रहा है। ऑप्शन बी आयु व लिंग के अनुसार होना चाहिए। आयु व लिंग के अनुकूल क्या मतलब? जैसे छोटे बच्चों को आप कोई भी कपड़े पहना दो, कलरफुल पहना दो, बड़े बुजुर्ग है तो उनको लाइट कलर का कपड़े पहना दो, अगर यंग है कोई शादीशुदा है या मतलब यंग एडल्ट एज में है तो उन्हें क्या है चटकीले भड़कीले कलर पहना दो। तो ये क्या होता है? आयु एवं लिंग। क्या लिंग क्या है? जैसे फीमेल कुछ भी कोई भी कलर पहन लेती हैं, लेकिन मेल में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो कपड़े खरीदते समय हमें आयु व लिंग का भी ध्यान देना पड़ता है। ऑप्शन सी है व्यक्ति की आकार व रंग के अनुरूप होने चाहिए, ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो आप कहोगे मैम इसमें से सभी कथन सत्य हैं। क्या है? सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है, मनुष्य मनुष्य के परिधान कैसे होने चाहिए? तो मनुष्य के परिधान, हाँ ठीक है, क्या हो जाने चाहिए? सभी कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। बच्चों के वस्त्र होने चाहिए, ऑप्शन ए है ढीली फिटिंग के, ऑप्शन बी है कसी फिटिंग के, ऑप्शन सी है लंबे चौड़े, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। आप अपना आंसर दीजिए। अब कहोगे मैम बच्चों के कपड़े ढीली लेकिन फिटिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब फिटिंग हो लेकिन ढीला हो। ठीक हो, फिटिंग यानी कसा नहीं होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा और ये करते। हाँ ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लंबे कद की महिला के लिए वस्त्र होने चाहिए, ऑप्शन ए है लंबी धारी वाले, ऑप्शन बी है छोटे फूल व बूटे वाले, ऑप्शन सी है बड़े फूल व चौड़ी धारी वाले, ऑप्शन डी है आड़ी लाइन या प्रिंट वाले। आप अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का होगा सी बड़े फूल व चौड़ी धारी वाले। किसके लिए? लंबे कद के लिए। ठीक है, लेकिन अगर यही उल्टा प्रश्न हो जाए कि छोटे कद के, तो छोटे कद के लिए क्या होगा? छोटे छोटे फूल होने चाहिए और लंबी धारी होनी चाहिए, न कि चौड़ी धारी होनी चाहिए। ठीक है, लंबाई क्या होता है? व्यक्ति को छोटा हो तो लंबे का आभास दिखाता है खड़ी लाइन,
पालेटी लाइन अगर व्यक्ति लंबा हो तो उसे छोटा दिखाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये आप लोग को, मैं आई थिंक आप लोग समझते होंगे इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पहनने वाले वस्त्रों का चुनाव करते समय किस बात का ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है? पहनने वाले वस्त्रों का चुनाव करते समय किन बात को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है आयु व लिंग, अभी हम लोग ऊपर पढ़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। रंग पक्का हो, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मौसम के अनुकूल हो, इसका भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो उपर्युक्त सभी क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए? तो आप कहोगे मैम यहाँ पे दिया मौसम का ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर सही प्रश्न बनाया गया होता और यहाँ पे होता कि आवश्यक नहीं की जगह है होता तो उपर्युक्त सभी आंसर हो जाता। ठीक है, इतना आप लोग भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ आप लोग। वस्त्र चयन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है उपर्युक्त सिलाई एवं फिटिंग, ऑप्शन बी है शारीरिक सुरक्षा, ऑप्शन डी है शरीर सज्जा, ऑप्शन सी था शरीर सज्जा, ऑप्शन डी है सामाजिक प्रतिष्ठा। आप अपना आंसर दीजिए, 6 का क्या होगा? क्या होगा 6 का? आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम उपयुक्त सिलाई एवं फिटिंग क्या है? कोई उद्देश्य नहीं है कपड़े चयन का, बाकी शरीर सज्जा, शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा तीनों मैटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वस्त्र वाले पहनने वाले वस्त्रों का सामान्य नियम नहीं है। नहीं और है को ध्यान में आप देते चलिएगा। ऑप्शन ए है फैशन के अनुकूल, ऑप्शन बी है वेशभूषा, ऑप्शन डी है धोने में सरलता, ऑप्शन डी है रंगों की उपयुक्तता। आप अपना आंसर दीजिए, 7 का क्या होगा? मुझे नींद लग रही है, आप बता दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम 7 का बी, यानी वेशभूषा जो सामान्य नियम है हमें इसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बनावट श्रृंगार की, बनाव श्रृंगार किया जाता है। ऑप्शन ए खेल कूद के अवसर पे, ऑप्शन बी यात्रा के अवसर पे, ऑप्शन सी तीज त्योहार व उत्सव के अवसर पे, ऑप्शन डी शोक संवेदना के अवसर पे। ये बनाव श्रृंगार क्या होता है भाई? आप लोग आंसर दीजिए। तो बनाव यानी बनावट, सजना। ठीक है, तो कब हम लोग सजेंगे? आप कहोगे मैम तीज त्योहार के उत्सव पे क्या है, हम लोग सजते और तैयार होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत सज्जा होनी चाहिए, आंसर नहीं आप लोग को देखने देंगे। व्यक्तिगत सज्जा होनी चाहिए। ऑप्शन ए है सुंदर, ऑप्शन बी है आकर्षक, ऑप्शन सी है सौम्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त, सभी गुणों से युक्त होना चाहिए। तो आप कहोगे मैम ऑप्शन जो डी है हम इसके साथ चले जाए क्या? तो हम कहेंगे देख लीजिए, व्यक्तिगत सज्जा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सौम्य होनी चाहिए। ठीक है, मुझे पानी पी लेना चाहिए ना, बुरा लग रहा है कि ऐसे क्लास चल रहा है बीच बीच में नींद आ रही हो। स्कूल जाने वाले बच्चों को पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए? कसे वस्त्र, सही फिटिंग के वस्त्र, यूनिफॉर्म, ढीले वस्त्र। आप कहोगे मैम सबसे बेस्ट आंसर है कि अगर स्कूल का बच्चा है तो उसे यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। ठीक है, क्या पहनना चाहिए? यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। यहाँ आप अपना आंसर भी मैच करा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आ गया किससे? पाचन तंत्र से कुछ प्रश्न है। आई थिंक हम लोग को छोटे वाले भी प्रश्न कुछ देख लेना चाहिए, बहुविकल्पी नहीं, अति लघु उत्तरी। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को काट थोड़े लेगा, ये भी कुछ ज्ञान देगा। पाचन नाल के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। क्या क्या पाचन तंत्र में आता है? मुख गुहा, और क्या है? ईसोफेगस यानी फूड पाइप, फिर स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, ये सब क्या है? ये सब प्रमुख पाचन के प्रमुख भाग हैं। मुख के प्रमुख भागों के नाम बताइए। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। स्थायी दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। पित्त रस कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है, यानी यकृत से निकलता है। स्टोर कहाँ होता है? तो स्टोर होगा पित्ताशय में, यानी गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। ठीक है, बताओ ये सब हम लोग को साइड में जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। एपिग्लॉटिस किसे कहते हैं? इस तरीके का जब व्यक्ति के ऐसे गर्दन में लड़कों के ऐसे उभरा हुआ हिस्सा आप देखे होंगे, यही क्या है? एपिग्लॉटिस होता है। इसी को क्या कहते हैं? एडम सेप्पल कहते हैं, गले में होता है। ठीक है, आमाशय की भीतरी भित्ति में कितनी परत होती है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीहा के 2 कार्य बताइए। प्लीहा यानी स्प्लीन, स्प्लीन यानी यकृत, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है? प्लीहा स्प्लीन। तिल्ली क्या है? तिल्ली, ये क्या है? इसको ब्लड बैंक कहते हैं, और ब्लड बैंक कहते हैं।
इसमें ब्लड स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आमाशय में कितने निकलने वाले पाचक रसों के नाम बताइए कि आमाशय से कौन से पाचक रस निकलते हैं। मुख में लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? तो आप कहोगे मैम पेयर में यानी जोड़ी में 3 होती हैं, संख्या में 6 होती हैं। कौन कौन सी होती है नाम भी बताते चलिए। पैरोटिड होती है, सब मैंडिबुलर होता है, सब लिंगुअल होता है। ठीक है, जब पैरोटिड में ही स्वेलिंग हो जाती है तो व्यक्ति को क्या होता है? मोक्स यानी गलसुआ नामक रोग हो जाता है। ठीक है, बड़ी आंत का क्या कार्य है? बड़ी आंत का कार्य है कि भोजन से क्या करना है? जल को अवशोषण करना क्या होता है? बड़ी आंत का काम होता है। एंजाइम क्या है? पाचन में क्या कार्य है आप बताइएगा। लार में कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन ऊपर बता चुके हैं। छोटी आंत में पाचक रस कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये आप लोग बता दीजिएगा। प्रश्न आओ इधर हम लोग देख लेते हैं ये प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न क्या है? एक सेकंड। जठर रस में कौन सा कीड़ा नहीं होता है? आप अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन सी है लाइपिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। क्लास में इतना ना बिजी हो जाइए कि लाइव और लाइक में अंतर हो जाए। आप लोग लाइक कर दें और जहां कहीं भी हो सके ग्रुप में शेयर कर दें। और जो लोग क्लास को बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दे अगर रेगुलर ऐसे वीडियो पाना है तो। फिलहाल आप लोग अपना आंसर दीजिए। जठर रस में कौन सा कीड़ा नहीं होता है? तो आप कहोगे मैम लाइपेज जो होता है जठर रस में नहीं होता है। पेप्सिन किस पे वर्क करता है? प्रोटीन पे। रेनिन किस पे वर्क करता है? मिल्क पे। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से यानी पेनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। लाइपेज किस पे वर्क करता है मैम? तो फैट को तोड़ने के लिए लाइपेज वर्क करता है। ठीक है, दूध को जमाने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? ऑप्शन ए है रेनिन, अभी मैंने ऊपर तो बता दिया। ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है फास्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम। आप अपना आंसर दीजिए कि दूध को जमाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? आप कहोगे मैम रेनिन करता है। कौन करता है? रेनिन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है आमाशय में यानी स्टमक में, ऑप्शन सी है पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में, ऑप्शन डी है प्लीहा में यानी स्प्लीन में। आप अपना आंसर दीजिए कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है। आप कहोगे मैम ग्लाइकोजन तो 2 जगह स्टोर होता है, एक हमारे लीवर में होता है और दूसरा मसल्स में होता है। टोटल ग्लाइकोजन 550 ग्राम होते हैं। 200 ग्राम जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारे लीवर में स्टोर होता है और 350 ग्राम जो ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ स्टोर होता है? वो मसल्स में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? मसल्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम यकृत यानी लीवर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? लीवर में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। ट्रिप्सिन क्रिया करता है, किस पे क्रिया करेगा? ऑप्शन ए है प्रोटीन पर, ऑप्शन बी है खनिज लवण यानी मिनरल्स पे, ऑप्शन सी है वसा यानी फैट पे, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट यानी सीएचओ पे। आप अपना आंसर दीजिए। 4 का क्या होगा? आप कहोगे मैम ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन पे वर्क करता है। किस पे वर्क करेगा? प्रोटीन पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 5। पित्त ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी? ऑप्शन ए आमाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी पित्ताशय में, ऑप्शन डी पक्वाशय में। आप बता दीजिए कहाँ पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। 5 का क्या होगा? तो आप कहोगे मैम आमाशय में पाई जाती है। आप जब इस तरीके का देखेंगे ऐसे कुछ लीवर होता है, बता रहे एक सेकेंड, इस तरीके का ऐसे कुछ लीवर होता है ना। और यहाँ पे ऐसे यही ऐसे छोटी सी क्या होती है? ऐसे पित्ताशय बनी होती है। ठीक है, क्या होती है? ऐसे पित्ताशय बनी होती है। ठीक है, ये क्या है? ये लीवर है, ऐसे पित्ताशय है। और यहाँ से क्या है? आमाशय। ऐसे कुछ जो फूड पाइप होता है इस तरीके का आमाशय जो ऐसे आम जैसे टेढ़ा सा होता है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है? ऐसे लगा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इससे जुड़ा होता है पित्ताशय। ठीक है, और यहाँ से अपना पित्त रस छोड़ देता है ताकि भोजन क्या हो जाए? अपना कार्य करना शुरू हो जाए, भोजन का पचना शुरू हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाइड्रोक्लोरिक रस पाया जाता है। ऑप्शन ए है आमाशय में यानी HCl है। क्या है? HCl है।
कहाँ पाया जाएगा? अमाशय यानी स्टमक में, बी पक्वाशयिक रस में, सी लार में, डी यकृत यानी लीवर में। अपना आंसर दीजिए। 6 का क्या आंसर हो जाएगा? आप कहोगे मैम 6 का जो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हमारे पेट में पाया जाता है, और पेट हम अमाशय यानी स्टमक को कहते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? वाह, क्या गजब का क्वेश्चन पूछा है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, कृंतक, रदनक, अग्रचमड़क, चमड़क। ठीक है, ये कितने हो, ये क्या हो गए? दांत के प्रकार हो गए। ठीक है, सूत्र क्या है मैम? 21-23/21-23 × 2। बच्चों का दंत सूत्र क्या है? 21-0-3, 21-0-3। कौन सा दांत अपसेंट हो गया? प्रीमोलर अपसेंट हो गया। ठीक है, × 2। आप अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब तक तो हम लोग कहानी सुन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 2 जोड़े, 4 जोड़े, 6 जोड़े, केवल 2। आप बता दीजिए क्या होगा? इंसीजर, कैनाइन। तो क्या है? कृंतक, रदनक, यानी ये केनाइन का पूछ रहा है। केनाइन की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे मैम केनाइन जो होगा 2 जोड़ी होती है। 2 जोड़ी यानी 4। ठीक है, इस तरीके का हम लोगों के पास ऐसे नुकीला सा जो दांत नहीं होता। आप कहोगे मैम ये राक्षस का दांत बना रही हैं। आप बुरा मत मानिएगा। जो ऐसे कोने पे जो दांत होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, जबड़े में आप उंगली लगा करके छू सकते हैं। मैंने छू लिया। ठीक है, यही क्या है? यही क्या है? कैनाइन होता है। और ये जानवरों में बहुत विकसित होता है। जो शेर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? मांस को जब ऐसे चीरते फाड़ते हैं ना, तो यही दांत क्या करता है? चीरने फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, छोटी आंत की सामान्य लंबाई होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए 6.5 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 15 मीटर, ऑप्शन डी 20 मीटर। आप बता दीजिए कितना होगा? छोटी आंत की लंबाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3rd पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन? डी, जे, आई। कौन आई? डी, जे, आई। डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, आप अपना आंसर दीजिए। 8 का क्या होगा? 8 का 6.5 मीटर होगा। और अगर फीट में पूछ ले तो 22 फीट होगा। क्या होगा? 22 फीट होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फीट में कितना होगा, मीटर में कितना होगा? तो मीटर में छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी है? 6.5 मीटर। क्या है? 6.5 मीटर। ठीक है, आमाशय का आकार कैसा होता है? आमाशय का आकार, आमाशय, आमाशय यानी स्टमक, जो इस तरीके का आकार होता है। ठीक है, जो ऐसे कुछ नहीं आकार होता है। मैं हमेशा आम की तरह बनाती हूँ। आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको सही बनाना है। तो कैसा होगा? लंबा होगा। ऑप्शन बी गोल होगा, ऑप्शन सी खोखला होगा, ऑप्शन डी थैला या मशक जैसा होगा। आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम ये होगा थैला या मशक जैसा होगा। ठीक है, कैसा होगा? थैला या मशक जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या है? स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करने वाला कीड़व होता है। यानी कीड़व, कीड़व क्या है? आप ये जानते हैं? कीड़ा उड़ा तो नहीं कहीं समझ रहे हैं? कीड़ा नहीं, कीड़व यानी एंजाइम। ठीक है, कीड़व यानी एंजाइम। ठीक है, तो क्या होगा? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, आप ये भी जान लीजिएगा। ट्रिप्सिन है, इरेप्सिन है, स्टीएप्सिन है, इमाइलॉक्सिन है। तो आप कहोगे मैम जो ट्रिप्सिन होगा ये प्रोटीन पे वर्क करेगा। इरेप्सिन भी कुछ कुछ प्रोटीन के साथ ही जाना चाहेगा। लेकिन इन दोनों में जो आंसर है, आप बता दो क्या होगा? मैं इतना क्यों वो कर रही हूँ? आप कहोगे मैम एमाइलेज जो होता है, ये माइलॉक्सिन जो होता है, ये क्या होगा? माल्टोज को स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। 11 आप लोग आंसर देख तो नहीं के लिए, हमने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रसनी के बाद भोजन आता है। यानी पूछ रहा है ग्रसनी के बाद, ग्रसनी यानी फूड पाइप। इस तरीके का हमें बनाने तो नहीं आता। मन तो बहुत करता है कि हम भी बना लें, लेकिन बना नहीं पाते, क्या करें। ठीक है, ऐसे जो व्यक्ति है, तो ये क्या हो गया? फूड पाइप हो गया। और यहां से ऐसे जो आ रहा है, ठीक है, और ये चीजें फिर यहाँ से आते हुए ऐसे जो पेट हो जाता है, फिर यहाँ से छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरीके से जो भी होता है, तो आप क्या कहोगे? इसे ही कह रहा है ग्रसनी। ठीक है, क्या है? ग्रसनी कह रहा है। तो ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ आएगा? तो आप कहोगे मैम ग्रसनी के बाद तो आप यहाँ पेट बना दी है। तो ऑप्शन ए है ग्रहणी है, ऑप्शन बी आमाशय है,
ऑप्शन सी क्षुद्रांत है, ऑप्शन डी बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत में तो सबसे लास्ट में भोजन जाता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। आप कहोगे मैम आमाशय होगा, ये आमाशय है, और यहां से डायरेक्ट फूड पाइप से भोजन किस में आता है, आमाशय में आता है, ठीक है, यानी स्टमक में आता है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, और यहाँ आने के लिए हमें एक बार और इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे फोटो खींचने में इधर उधर मुझसे हो गया, इसके लिए आप लोगों खुद से मैं सॉरी कह रही हूँ, ठीक है। ये चीजें हैं, रुक जाइए एक सेकेंड, आप लोग परेशान ना होना। यहाँ 3 था ना, अब यहाँ 4 होना चाहिए, कहाँ गया? ठीक, ठीक है। देख ले पहले, यहाँ 3 है, 105 पेज यहाँ है। एक सेकेंड आप लोग बने रहिएगा प्लीज, छोड़कर भाग मत जाना कि मैम इधर उधर घूम रही है। चलो हम भाग चलते, नहीं चलो अब ये हो गया, ठीक। क्या है, इधर आ जाइए। ध्वनि प्रदूषण होता है, ऑप्शन ए लाउड स्पीकर से, ऑप्शन बी मोटर वाहनों से, ऑप्शन सी सायरन से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। आप कहोगे मैम ध्वनि प्रदूषण तो सबसे हो जाएगा, ठीक है, किससे होगा, सबसे, यानी उपयुक्त सभी से होगा। ध्वनि की इकाई है, क्या है, डेसिबल है, मीटर है, डेसीमीटर है, कैलोरी है। ध्वनि को हम किस में नापते हैं, तो आप कहोगे मैम डीबी में। किसमें, डीबी में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, यानी डेसिबल में, ठीक है, कितने में, डेसिबल में। एक सेकेंड, अब यहाँ हम लोग चलते हैं जहाँ पे छोड़े थे। क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, फोटो क्रॉप करते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक। अब इधर आ जाओ। पौधे नाइट्रोजन का शुद्धिकरण करते हैं, एक सेकंड टाइम देना जरा मुझे। पौधे नाइट्रोजन का शुद्धिकरण करते हैं, ऑप्शन ए है, थोड़ा सा और जूम कर दे क्या, आप लोग की आंखों का भी तो जिम्मेदारी मुझे ही लेना रहता है। चलिए, क्या है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन द्वारा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन सी पानी द्वारा, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। नाइट्रोजन यानी N2, ऑक्सीजन यानी O2, पानी यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम थर्ड का जो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक। जल प्रदूषण का मुख्य साधन है, जल प्रदूषण का क्या मुख्य साधन है, ऑप्शन ए है सीवर का पानी, क्या होगा, सीवर का पानी, ऑप्शन बी वर्षा का पानी, ऑप्शन सी कुआं का पानी, ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपद्रव्य। आप कहोगे मैम सबसे शुद्ध वाटर तो होता है वर्षा का वाटर, तो हम ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। भाई अगर आप इतना जान रहे हैं तो आप बहुत कुछ जान रहे हैं, तो आप कहोगे मैम सीवर का पानी जो होता है जल प्रदूषण का मुख्य साधन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ आप लोग, फटाफट क्वेश्चन कर लीजिए। तबीयत आप लोग जानते हो मेरी अभी बहुत अच्छे से सही नहीं हुई है, आवाज अभी भी बदली बदली लग रही है। क्वेश्चन 5 का आंसर दीजिए। पर्यावरण को दूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं, ऑप्शन ए है विष, ऑप्शन सी है व्यर्थ पदार्थ, ऑप्शन सी कह दिए ना, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है मिलावटी पदार्थ, ऑप्शन डी है प्रदूषक। क्लास को जो लोग शेयर ना किए हो शेयर कर दे, जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर दे, फिर अपना आंसर दे। 5 का आंसर क्या होगा, आप कहोगे मैम 5 का आंसर होगा प्रदूषक। क्या है, क्या होगा, पर्यावरण को दूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो ठीक प्रदूषक कहलाएंगे। जीवन दायिनी गैस होती है नाइट्रोजन यानी N2, ओजोन यानी O3, ऑक्सीजन यानी O2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब आप बता दीजिए जीवन दायिनी गैस कौन है, तो आप कहोगे मैम जीवन दायिनी गैस प्राणदायिनी गैस सब ऑक्सीजन होता है, ठीक है। श्वसन द्वारा निष्कासित वायु होती है, श्वसन द्वारा निष्कासित वायु होती है, हम श्वास लेते हैं तो क्या निष्कासन करते हैं, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन। आप लोग मेरे ABCD पे ना जाओ, आप लोग अपना आंसर दो, ठीक है। मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है क्योंकि मेरी तबीयत तो ज्यादा ही खराब लग रही है। अब बताओ क्या होगा, श्वसन द्वारा निष्कासित वायु होती है, तो आप कहोगे मैम हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या है निकालते हैं, ठीक है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और अगर अंदर लेने के लिए पूछता तो आप क्या कहते, ऑक्सीजन कहते, ठीक है। कारखानों की चिमनियों से धुएं से होते हैं, क्या होता है, ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। तो आप कहोगे मैम इन सारे ऑप्शन में धुआं हो गया, तो धुआं तो वायु में ही जाएगा ना, तो वायु प्रदूषण के साथ हम जाएंगे, ठीक है। आप अपना 9th का आंसर दीजिए, 9 का 9th ही निकलता है मुझसे, 9 का आंसर दीजिए। जलने में कौन सी गैस सहायता करती है, आप कहोगे मैम ऑप्शन ए नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी फास्फोरस है,
ऑप्शन सी ऑक्सीजन है, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड है। आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम जो ऑक्सीजन होता है, अगर 4% ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं पकड़ सकता है। 4% ऑक्सीजन रहेगा तभी क्या होगा, आग जलेगा। आप जानते हो हवा और आग दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हवा के अभाव में आग नहीं जल सकता है। तो 4% जब ऑक्सीजन होगा तभी आग पकड़ता है। तो आप यहाँ आंसर दे दोगे कि 9 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन यानी N2, ऑप्शन डी है फास्फोरस। आप आंसर दीजिए क्या होगा 10 का आंसर आप बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग, किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहोगे मैम 10 का हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन। अब आप परसेंटेज भी बताते चलो। नाइट्रोजन का परसेंट वायुमंडल में कितना है, 78%, ऑक्सीजन का 21%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब परसेंट है, कितने परसेंट में क्या क्या चीजें पाई जा रही है। ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ज्वलनशील गैस होता है, और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन जो है ठंडी गैस होती है। ठीक है। अभी यहाँ पूछा ना ऑक्सीजन की तीव्रता को कम कौन करता है, तो कौन कम करेगा, नाइट्रोजन करेगा। ठीक है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं, कौन रखता है, वन्य जीव, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी पेड़ पौधे, ऑप्शन डी कीट पतंगे। आप कहोगे मैम ये ऑप्शन तो बहुत गलत दिया है, क्योंकि मनुष्य क्या है, संतुलन नहीं बनाते हैं, ये इम्बैलेंस करते हैं। हर चीज को तोड़ने फोड़ने बिगाड़ने वाले सब मनुष्य ही तो हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा मैम। 11 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पेड़ पौधे हो जाएगा। क्या होगा, पेड़ पौधे होगा। निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है, कौन सा जल संक्रामक रोग है, यानी वाटर कॉजेज डिजीज कौन सा है, यानी जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन कौन सा है। 5 PM पे जो आप लोगों का वीडियो अपलोड होता है उसमें बीमारियों को हमने बहुत काफी हद तक कंप्लीट करा रखा है। जिन लोगों ने ना देखा हो जा करके देख सकते हैं। 5 या 10 या 12 मिनट का वीडियो होता है, कोई 10 कोई 12 कोई 8 मिनट। आप अगर 2x पे करके देखते हो तो 4 मिनट 5 मिनट या 6 मिनट ऐसे ही कुछ होना है। और आप जा करके चाहे तो प्लेलिस्ट में 16-17 वीडियो लगे हैं, सबको आप देख सकते हो। ठीक है। और 5 मिनट वाला 5 बजे वाला जो वीडियो है अब संडे को नहीं आया करेगा। ठीक है। क्योंकि मेरा स्कूल भी खुल चुका है, मेरे ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब मैं एक दिन संडे को मैं रेस्ट लेना चाह रही हूँ। फिर भी आप लोगों का संडे को 10:40 पे जो क्लास है वो कंटिन्यू ही रहेगा। वहां पे आप लोग 125 या 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज करते रहेंगे। ठीक है। लेकिन जो संडे के दिन 5 PM वाला क्लास होता है उसको मैं ब्रेक करना चाह रही हूँ। ठीक है। आप लोग इसका आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है, टीबी है, काली खांसी है, दमा है, टाइफाइड है। आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम इनमें से कुछ नहीं है, ये जो टाइफाइड क्या है, बिडॉल टेस्ट किसमें होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो बिडॉल टेस्ट किसमें होता है, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक। 12 का आंसर क्या होगा, आप कहोगे मैम जो जल द्वारा फैलने वाला रोग है तो टाइफाइड ही होगा। ठीक है। 13 का आंसर दीजिए आप लोग। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है औद्योगिकरण है, ऑप्शन बी है नगरीकरण है, ऑप्शन सी है यातायात के शक्ति चालक साधक साधन है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी है। तो पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक कौन से हैं, तो आप कहोगे बहन ये सब मिलकर के पर्यावरण को प्रदूषित करने के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर पे पहुंच चले। अब तक ये पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव था हम लोग ये देख रहे थे। अब नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से आ जाओ, क्या है, ये बीमारी वाला चीजें हैं। ठीक है। 6 रोग के जीवाणु का नाम बता दो तो आप लोग, यहाँ प्रश्न दिख रहा है क्या है, आप कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा। 5 बजे वाला वीडियो देखते तब तो आप लोग बताते। चलिए ठीक है, इधर आ जाओ। वायु प्रदूषण से रोग फैलता है, एक सेकेंड आंसर दीजिए। वायु प्रदूषण से रोग फैलता है, कौन सा रोग फैलेगा। ट्यूशन कैसे लग रहा है आप लोग ये जरूर बताना। ठीक है। कि मैम ये बुक बहुत अच्छी है क्या नहीं, आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऑप्शन ए चेचक है, एक सेकेंड भाई तू कहाँ चल दिया। ऑप्शन ए चेचक है,
ऑप्शन बी हैजा है, ऑप्शन सी मलेरिया है, ऑप्शन डी एड्स है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। हेल्थ दिवस 7 अप्रैल को। ये सब दिवस भी याद करते चलिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, खाद्य संरक्षण दिवस। ये सारे दिवस हैं जो कुछ आप लोगों को याद होने चाहिए। 15 मार्च को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन दीजिए, इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 1 का आंसर होगा चेचक फैलता है वायु द्वारा। ठीक है। तपेदिक रूप का रोग का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कौड़फेर है, ऑप्शन सी राजक्षमा है, ऑप्शन डी हो, ऑप्शन सी डिप्थीरिया है, ऑप्शन डी रोहिणी है। आप अपना आंसर दीजिए। इसका क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम जो तपेदिक रोग है इसके तो बहुत नाम है, लेकिन इसमें से केवल एक नाम राजक्षमा मिल रहा है। कई नाम क्या क्या है? इसको मृत्यु का कप्तान कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं? राजक्षमा, टीबी, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि नामों से इसको जानते हैं। ठीक है। बैरियोला रोग का वायरस है, जिसको मेरे क्लास में जो पढ़ता होगा, ट्रिक याद होगा, वो इस आंसर को बता ले जाएगा। एक बार मैं यहाँ और ट्रिक बताना चाहूंगी। पहले आप लोग ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन ए चेचक है, ऑप्शन बी खसरा है, ऑप्शन सी तपेदिक है, ऑप्शन डी कुकर खांसी यानी वूपिंग कफ है। ठीक है। खसरा को क्या कहते हैं? मिजल्स कहते हैं। तपेदिक को टीबी कहते हैं। ठीक है। आप लोग आंसर दीजिए। पहले इसमें खसरा में कौन सा टीका लगाते हैं? तो एमएमआर का वैक्सीन लगाते हैं। किसका लगाते हैं? एमएमआर का लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तो। ठीक है। कुकर खांसी यानी वूपिंग कफ में कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? तो डीपीटी का वैक्सीन लगाया जाता है। डीपीटी क्या है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। तो ये पर्ट्यूटिस क्या है? यही कुकर खांसी है, यही वूपिंग कफ है। ठीक है। अब आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम बैरियोला जो होगा, हमको तो ट्रिक याद आ रहा है, बैरियोला चेचक है। और आप लोगों को मैं ट्रिक बता दूं कि कोई 2 हस्बैंड वाइफ थे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, जो भी समझ लो आप लोग। ठीक है। तो क्या था, उन्होंने उनको जाना था कहाँ? मॉल में जाना था। कहाँ जाना था? उनको मॉल में जाना था। उन्होंने कहा हम कैसे जाएंगे? उनके पति ने कहा चलो हम चेतक रखे हैं। चेतक एक गाड़ी होती है ना, कोई बाइक वाइक होती है। उन्होंने कहा चलो चेतक से चलते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे चेतक से नहीं, मुझे ओला से जाना है। किससे जाना है? मुझे ओला से जाना है। अब आपका इसी में प्रश्न है, इसी में उत्तर है, आप अपना लगा लेना। बैरियोला यानी वायरस का नाम है और चेचक यानी बीमारी का नाम है। ठीक है। अब आप लोग इधर आ जाओ 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, तपेदिक के रोगाणु को कहते हैं क्या? कहते हैं ऑप्शन ए बैरियोला, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी तपेदिक बैसिलस, ऑप्शन डी रोहिणी बैसिलस। आप अपना आंसर दीजिए। 4 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 4, आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज। 4 का आंसर होगा तपेदिक बैसिलस। क्या होगा? तपेदिक बैसिलस। ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या कहते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या है? टीबी के बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है। तपेदिक से बचाव का उपाय क्या है? यानी टीबी से बचने का क्या उपाय है? संक्रमण से बचाना। ऑप्शन बी है बीसीजी का वैक्सीन लगवाना, ऑप्शन सी है भोजन समय पर करना, ऑप्शन डी है व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना। तो आप कहोगे मैम जो टीबी में बचाव के लिए हम बीसीजी का वैक्सीन लगवाते हैं। जब पहला बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर जो पहला लगने वाला वैक्सीन होता है वो बीसीजी ही होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेटिग्यूरेन। क्या होता है? बैसिलस कैलमेटिग्यूरेन। ठीक है। तो यही वैक्सीन हम लगवाते हैं। ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गले में जाला सा पड़ जाता है किस रोग में? ऑप्शन ए है कौड़फेर में, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा में, ऑप्शन सी है काली खांसी में, ऑप्शन डी है डिप्थीरिया में। अभी भी देर नहीं हुआ है। जो लोग 5 बजे वाला टेस्ट सीरीज जो 5 PM पे आ रहा है ना देख रहे हो, जाकर के देख ले। अगर ये टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर लेते हो तो डिजीज से सिंगल क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। मैं गारंटी देती हूँ। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विस्तार से सारे बीमारियों को पढ़ा रखा है। किस बुक से? तो 12th के बुक से मैंने पढ़ाया है। और आप लोग देख रहे हो 9th और 12th के बुक कितने अच्छे हैं। आप जाकर के आंसर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, आप कहोगे मैम इसमें आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया में ही जो होता है छोटी छोटी दाने, सफेद सफेद के दाने जीभ पे या जबान पे बच्चे के दिखाई देता है, गले में एक जाला सा पड़ा हुआ दिखाई देता है, तो वो कौन सी बीमारी है मैम, तो डिप्थीरिया ही होता है। क्या होता है, डिप्थीरिया में वैक्सीन कौन सा लगाते हैं, तो डीपीटी का वैक्सीन लगाते हैं। किसको होता है, छोटे बच्चों को हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, रोहिणी कहते हैं। किसको रोहिणी कहते हैं, टीबी को, कौड़फेर को, डिप्थीरिया को, खसरा को। आप बता दो किसको हम रोहिणी कहते हैं। बीमारियों के अन्य नाम से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप कहोगे मैम जो डिप्थीरिया है इसी का अन्य नाम रोहिणी भी है। क्या है, रोहिणी भी है। इधर आ जाओ क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन नंबर 8, मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहा जाता है। मृत्यु का कप्तान किसे कहते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ 5 PM वाले क्लास में। ठीक है, ऑप्शन ए चेचक है, ऑप्शन बी खसरा है, ऑप्शन सी डिप्थीरिया है, ऑप्शन डी तपेदिक है। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम मृत्यु का कप्तान तो हम तपेदिक यानी टीबी को कहते हैं। किसको कहते हैं, टीबी को कहते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कर लो। आई थिंक हम लोग को अब यही रोक देना चाहिए, यही वाला वीडियो, यही वाला पेज करके। बैसिलस परट्यूसिस नामक वायरस किस रोग को फैलाता है। ऑप्शन ए काली खांसी, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी चेचक। आप अपना आंसर दीजिए। 9 का क्या आंसर होगा, तो आप कहोगे मैम परट्यूसिस। अभी आप पढ़ाई हैं DPT, इसमें से जो परट्यूसिस है तो P स्टैंड फॉर परट्यूसिस। ठीक है, तो क्या है, P किसको स्टैंड कर रहा है, तो परट्यूसिस को करता है। और परट्यूसिस क्या है, काली खांसी है यानी वूपिंग कफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। जिस दिन आप इस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ लोगे जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, परट्यूसिस, काली खांसी और ये सारी चीजें, जब तक आप शब्द पकड़ लोगे तो ये जान लेना उस दिन आपकी एक सीट पक्की धरी हुई है। ठीक है, इधर आ जाओ। कौड़फेर रोग में बच्चे को होता है, क्या होगा, कान में दर्द होगा, गले में दर्द होगा, जबड़े में दर्द होगा, लार ग्रंथियों में सूजन व दर्द होगा। आप बता दो कहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। आप कहेंगे मैम क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा कि जबड़े में दर्द होगा। किस में दर्द होगा, जौ में दर्द होगा। किस में, जौ में दर्द होगा। ठीक है, इधर जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं। हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कोई होता है तो क्या होता है, जबड़े की हड्डी होती है, जिन्हें हम मैंडिबल कहते हैं। टाइफाइड के जीवाणु का क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन ए है एनाफिलीज है, ऑप्शन बी है वायरियोला वायरस है, ऑप्शन सी है साल्मोनेला टाइफी है, ऑप्शन डी है ट्यूबरकल बैसिलस है। अब आप लोग पकड़ लो फटाफट। कैसे, आप कहोगे मैम टाइफी और टाइफाइड, ये क्या हो गया, साल्मोनेला टाइफी इसका आंसर हो गया। एनाफिलीज क्या है, ये मादा मच्छर है। ये वायरियोला वायरस क्या है, आप समझ रहे होंगे, चेचक का वायरस है। ये ट्यूबरकल बैसिलस जो है क्या है, ये किसका बैक्टीरिया, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चेचक रोग फैलाता है, फैलता है, कैसे फैलेगा। ऑप्शन ए है वायु से, ऑप्शन बी है जल से, ऑप्शन सी है भोजन से, ऑप्शन डी है मच्छर से। आप अपना आंसर दीजिए। अब मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं जब बहुत तेज तेज चिल्लाने लग रही हूँ ना तो सिर में मेरे दर्द होने लग रहा है। ठीक है, और आराम आराम से बोलूं तो आप सुनोगे नहीं, क्योंकि मैं माइक नहीं लगाती हूँ, मैं केवल ब्लूटूथ से पढ़ाती हूँ। ठीक है, आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा, 11। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा, 12 का आंसर क्या होगा। आप कहोगे मैम चेचक रोग वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, कुकर खांसी फैलने का कारण क्या है। ऑप्शन ए जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी वायु है, ऑप्शन सी जल यानी वाटर है, ऑप्शन डी भोजन यानी फूड है। आप बताइए क्या होगा आंसर। आप कहोगे मैम कुकर खांसी फैलाने वाले जीवाणु का नाम, फैलाने का कारण क्या है, जीवाणु है। ठीक है, आप अपना आंसर देख लें। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए क्लास को क्या करना पड़ेगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दें कि मैम कितना क्वेश्चन सही हुआ। क्रम तो नहीं है लेकिन फिर भी आप जो भी अंदाजा लगा करके कुछ बता दें कितना क्वेश्चन सही हुआ। और जाते जाते क्या कर दे, क्लास को शेयर कर दे, ताकि जो भी बच्चे क्या हो, क्लास चाहते हो, क्लास पढ़ने की इच्छुक है, उनको क्लास ना मिल रहा हो, आप ऐसे क्लास को शेयर कर दे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।